नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 1 दिसंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले 15वें वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य आवंटन को लेकर के जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। मुक्त भाषण का दमन, इसको आधार बना करके एक एडिटोरियल आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी को आधार बना करके एक एडिटोरियल आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और अर्थव्यवस्था में औपचारिकता किस तरीके से बढ़ रही है, जो ये दावा किया गया है एसबीआई के द्वारा, उसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अफगानिस्तान को लेकर के जो न्यूज़ आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है ए स्मॉल ग्रांट बट ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल बॉडीज, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य अनुदान के रूप में 8,453 करोड़ जारी किए गए हैं। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है और कहा गया है कि ये जो रुपए जारी किए गए हैं वह 70,051 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान के हिस्से के रूप में जारी किया गया है, जिसे कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। ध्यान में रखना है कि 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग का जो रिकमेंडेशन है वो लागू होगा। और यहाँ पर 15वें वित्त आयोग के द्वारा ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने के लिए जो लोकल बॉडीज होते हैं उन्हें 70,051 करोड़ आवंटित किए हैं। और उसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है और कहा गया है कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य आवंटन प्राथमिक देखभाल की जरूरतों को पूरा कर सकता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि यह जो अनुदान अभी इस वर्ष दिया गया है वह ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी ढांचे में जो कमियां हैं उसको दूर करेगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वित्त वर्ष 2021-22 में जो कुल आवंटन है वह 13,192 करोड़ का है, जिसमें से ग्रामीण स्थानीय निकायों को 8,273 करोड़ और शहरी स्थानीय निकायों को 4,919 करोड़ प्राप्त होंगे। और ये सारे के सारे पैसे शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ठीक करने के लिए दिए जा रहे हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो आवंटन किया गया है वह क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है कि जो आवंटन किया गया है वो भी अपेक्षाकृत अभी कम है, लेकिन जितना भी आवंटन अभी मिल रहा है अगर हम उसका उपयोग सही तरीके से करते हैं तो हमारे ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो पैसे यहाँ पर आवंटित किए गए हैं वह भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय का सिर्फ 2.3% हैं और वार्षिक सरकारी स्वास्थ्य व्यय जो है उसका जो है 5.7% है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो पैसे दिए गए हैं वे अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इसका उपयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं तो हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं और वहाँ पर जो बुनियादी ढांचे में कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। और खास करके यहाँ पर आरएलबी और यूएलबी यानी कि ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों को इस काम में आगे आने पर बल दिया गया है। यहाँ पर स्थानीय निकाय की चर्चा की गई है और कहा गया है कि 73 और 74th अमेंडमेंट जो किए गए थे संविधान में उसके द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की गई हमारे देश में, और शहरों में जो है निगमों और परिषदों की व्यवस्था की गई। और यहाँ पर ये जो स्थानीय निकाय थे उनको प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारियां हस्तांतरित की गई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि छोटे लेवल पर, गांव के लेवल पर, एक शहर के लेवल पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनके देखभाल का जिम्मा पंचायतों को और नगर निगमों को दिया गया। और यह सोच के दिया गया कि ये जो संस्थाएं हैं वह जमीनी स्तर पर ज़्यादा अच्छा काम करेंगी। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि 2017-18 में इस संवैधानिक संशोधन के 25 साल पूरा होने के बाद भी जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज हैं और जो रूरल लोकल बॉडीज हैं उनके द्वारा अपने बजट का सिर्फ छोटा सा प्रतिशत ही स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाता है।
यहाँ पर कहा गया है कि अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा 1.3% और RLB यानी कि रूरल लोकल बॉडीज के द्वारा सिर्फ 1% स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाता है, जो कि चिंता का विषय है। यहाँ पर कहा गया है कि जो स्थानीय निकाय हैं जितना खर्च प्राथमिक सुविधाओं पर करते हैं उससे ज्यादा खर्च सड़कों पर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करने में और सड़कों के मरम्मत करने पर कर देते हैं। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से जो सपना देखा गया था कि अगर हम प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पंचायतों को और नगर निगमों को सौंप देते हैं तो उससे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, वह सपना पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ पर इन संस्थाओं के द्वारा अपने बजट का बहुत ही कम हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाता है, जिसे कि बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पर कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण भारत दोनों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बेहतर बनाने की आवश्यकता है, लेकिन दोनों में जो चुनौतियां हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो चुनौती है वह उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के खराब कार्यप्रणाली है, जबकि अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कम है, वहां पर बुनियादी ढांचे में कमियां दिखाई देती हैं और सेवाओं में तो कमी है ही। यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहां पर बुनियादी ढांचे में भी कमी है और सेवाओं में भी कमी है। तो दोनों जगहों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं जिसको कि दूर करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर कुछ कदमों का जिक्र किया गया है। जिस तरीके से फाइनेंस कमीशन के द्वारा 5 सालों के लिए जिस राशि को आवंटित किया गया है, अगर हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर लेते हैं तो हमारे जो ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका जो रूप है वो बदल सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिसकी चर्चा यहाँ पर एडिटोरियल में की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले जो जिम्मेदारियां दी गई हैं पंचायतों को, नगर निगमों को, उस जिम्मेदारियों को जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको याद दिलाना होगा, उन्हें यह समझाना होगा कि किस तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा करना उनकी जिम्मेदारी है और इसीलिए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि नागरिकों के बीच में भी स्थानीय निकायों की जो जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर के जागरूकता को बढ़ाए जाने की जरूरत है। लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी जिम्मेदारी पंचायतों की है, नगर निगमों की है, और ऐसा होने से पंचायतों पर, नगर निगमों पर यह दबाव भी बढ़ेगा कि वह अपने बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करें। यहाँ पर नागरिक समाज संगठनों की चर्चा की गई है और कहा गया है कि नागरिक समाज संगठनों को लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने का काम करना चाहिए और उन्हें यह भी देखना चाहिए कि किस तरीके से पंचायतें उनके अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको ठीक कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। यानी कि यहाँ पर जो नागरिक समाज संगठन है उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उन्हें यह ट्रैक करना चाहिए कि पंचायतों के द्वारा, नगर निगमों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम करने वाली जो कई एजेंसियां हैं उनके बीच में बेहतर समन्वय बनाना भी बहुत ही जरूरी है ताकि पैसे का सही उपयोग किया जा सके। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि वैसे काउंसलर या फिर वैसे प्रतिनिधि जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के अच्छा करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर पंचायतों को, नगर निगमों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि जो सपना देखा गया था पंचायतों को बनाते समय, नगर निगमों को बनाने समय, कि वह स्थानीय स्तर पर जो कमियां हैं चाहे वो शिक्षा में हो चाहे वह स्वास्थ्य में हो उनको दूर करेंगी, उस सपने को पूरा किया जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। और यहाँ पर हमारे देश की जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको ठीक करने में पंचायतों और नगर निगमों की भूमिका को लेकर के चर्चा किया गया है और कहा गया है कि जितना भी पैसा सरकार के द्वारा इन संगठनों को दिया जा रहा है अगर उसका सही इस्तेमाल किया जा सके तो हमारे जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वह काफ़ी बेहतर हो पाएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और डेटा के साथ इसको आपको पढ़ लेना है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है प्रोटेक्ट डॉट पेंडर और ये टॉपिक जिस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कहा गया है कि धमकियों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन एक दुर्भाग्यपूर्ण मानदंड बन गया है।
यानी कि जिस तरीके से कुछ संगठनों के द्वारा यह धमकी दी जाती है कि अगर कोई शो होगा तो वहां पर उनके द्वारा उस शो का विरोध किया जाएगा, उसके आगे जो प्रशासन है, जो सरकारें हैं, वह झुकती हुई नजर आ रही हैं और जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं मुनव्वर फारूकी, उनका जो बेंगलुरु में शो होने वाला था उसे कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि कुछ संगठनों के द्वारा यह कहा गया था कि वे उनके शो को यहाँ पर होने नहीं देंगे। तो एक तरीके से धमकियों के सामने प्रशासन ने अपने घुटने टेक दिए और इसी ट्रेंड को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है और कहा गया है कि सरकारें अगर धमकियों के सामने झुकेंगी तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की जो आजादी है हमारे देश में, उसको बहुत ही बड़ा धक्का लगने वाला है और सरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी के बहुत सारे शो जो मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा में होने वाले थे, उनका विरोध किया गया, उनको कैंसिल कराया गया। उसके चलते मुनव्वर फारूकी ने यह घोषणा की कि वह अब कोई शो नहीं करने वाले हैं। तो एक तरीके से जितने भी शहर हैं, चाहे वो मुंबई हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो या फिर बेंगलुरु हो, वहां के प्रशासन ने कुछ लोगों की धमकियों के आगे झुकते हुए एक व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो उसका अधिकार है उसका दमन किया है और इसको लेकर के यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि सरकारें अगर ऐसा करती हैं तो एक तरीके से ये जो धमकी देने वाले संगठन हैं उनके सामने घुटने टेक देने जैसा होगा। इस एडिटोरियल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर एस रंगराजन आदि बनाम पी जगजीवन राम 1989 के केस का जिक्र किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि प्रदर्शन या विरोध की धमकी के जवाब में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना कानून के शासन की उपेक्षा और ब्लैकमेल और धमकी के प्रति समर्पण के समान होगा। और यहाँ पे कहा गया है कि सरकारों को इससे कुछ सीखना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के द्वारा किसी शो को लेकर के धमकी दी जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है और उसके सामने अगर प्रशासन झुक जाता है तो यह किसी भी तरीके से सही नहीं है। प्रशासन को उन लोगों को रोकना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को दबाना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का भी जिक्र किया गया है। यहाँ पर कहा गया है इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य के कर्तव्यों को रेखांकित किया है, बजाय कि उन लोगों को शांत करने जो कानून को अपने हाथ में लेने की धमकी देते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के इन निर्णयों के बावजूद यह अफसोस की बात है कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा लेखकों, वक्ताओं और कलाकारों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के बजाय चुप रहने की सलाह दी जाती है। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि जब भी ये मामले अदालतों के सामने गए हैं तो अदालतों का यह साफ साफ कहना है कि सरकार को किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाना चाहिए, ना कि इन प्रदर्शनकारियों या फिर धमकी देने वाले लोगों के सामने झुक जाना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं और पेरुमल मुरुगन के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसी को ध्यान में रख करके आपको इस एडिटोरियल को पढ़ना है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है कंट्रोलिंग द क्रिप्टो जेनी, और ये टॉपिक जिस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के चर्चा की गई है और यहाँ पर कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी को तब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता जब तक कि सभी राष्ट्र, यानी कि दुनिया के सभी राष्ट्र एक साथ काम ना करें, जो कि दुर्भाग्य से एक दुरस्त संभावना है। तो यहाँ पर लेखक का साफ साफ कहना है कि अगर हमें क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करना है तो यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग देश अपने अपने देशों में अलग अलग नियम और कानून बना रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करने के लिए उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया के सभी देशों को क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक साझा कानून बनाना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, जिससे कि क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित किया जा सके। यहाँ पर नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी की चर्चा की गई है, आपने बहुत सारा पढ़ा है इसके बारे में। यहाँ पर कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करने वाले जो लेन देन की प्रक्रिया होती है वह इतनी सुरक्षित है कि यहाँ पर अगर लेन देन होता है तो सिर्फ ये पता चलता है कि धन का हस्तांतरण हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चलता है
कि किसने धन भेजा है और किसको भेजा है। और इसी कारण से क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में धन की आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पर जो रैंसमवेयर हमले होते हैं और उनमें जो हैकर्स शामिल होते हैं उनके द्वारा भी क्रिप्टो करेंसी प्रणाली के माध्यम से भुगतान के लिए कहा जाता है। आप सभी को पता है कि क्रिप्टो करेंसी पर केंद्रीय बैंक का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, उनका कोई भी कानून इस पर लागू नहीं होता, इसीलिए उनका उपयोग जो है हवाला जैसे मामलों में भी किया जाता है। और इसी को देखते हुए दुनिया के बहुत सारे देशों में क्रिप्टो करेंसी पर रोक भी लगाई गई है। आप सभी जानते हैं कि चीन के द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाया गया है और चीन के द्वारा अपनी डिजिटल मुद्रा जो है देश में निकाली गई है। वहीं दूसरे ओर कुछ ऐसे देश भी हैं जो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। आप यहाँ पर अल सल्वाडोर की बात कर सकते हैं। यहाँ पर अल सल्वाडोर का एग्जाम्पल दिया गया है जिसने बिटकॉइन को अपने देश में लीगल टेंडर के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। वह पहला देश था जिसने बिटकॉइन को अपने देश में लीगल टेंडर माना था। और यहाँ पर अल सल्वाडोर के द्वारा एक बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई जा रही है जिसका पैसा जो है वह बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड से आने वाला है। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं वह क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को लेकर के बटे हुए हैं। कुछ देशों के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किया जा रहा है जबकि कुछ देश क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो बीच का रास्ता अपना रहे हैं, यानी कि ना तो वो क्रिप्टो करेंसी को रोक रहे हैं, प्रतिबंधित कर रहे हैं, ना ही वह क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि इसे नियमित करने का प्रयास कर रहे हैं जिस तरीके से भारत कर रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि यूके, यूएस और यूरोपीय संघ के बहुत सारे देश बीच का रास्ता अपना रहे हैं और वे जो है अपने अपने देशों में क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए नियम और कानून बना रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि 2018 में वित्त मंत्री के द्वारा यह कहा गया था कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर का मान्यता नहीं देगी और जिस तरीके से इसका इस्तेमाल गलत गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है इसको लेकर के सरकार जो है काम करेगी और क्रिप्टो करेंसी का जो गलत उपयोग है उसको रोकने के लिए नियम और कानून बनाएगी। और इसको देखते हुए एक उच्च स्तरीय सरकारी समिति का भी गठन किया गया और इस समिति ने कहा कि राज्यों के द्वारा जारी की गई क्रिप्टो करेंसी को छोड़ करके सभी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हालांकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरबीआई के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे क्रिप्टो करेंसी को लेकर के उस प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया, लेकिन सरकार के द्वारा संसद के इस सत्र में डिजिटल मुद्रा को लेकर के एक विधेयक लाया जा रहा है जिसमें कि भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है और इस विधेयक में आरबीआई के द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी बनाया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा अपने तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के सरकार के द्वारा नए नियम बनाए जाएंगे और भारत में भी चीन के तर्ज पर एक अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा को जारी किया जाएगा और उसी को लेकर के यह बिल संसद में पेश किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अलग अलग देश अपने अपने देशों में अपने अपने नियम बना रहे हैं उससे जो है क्रिप्टो करेंसी के गलत इस्तेमाल को कुछ हद तक रोका जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है क्या इस तरह के नियमों के साथ क्रिप्टो का जो यूज किया जाता है हवाला में, टेरर फंडिंग में, उसे पूरी तरीके से रोकना संभव है। यहाँ पर कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि अगर क्रिप्टो करेंसी के गलत इस्तेमाल को रोकना है तो यहाँ पर सभी राष्ट्रों को एक साथ काम करना होगा, तभी जाकर के क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से नियंत्रित हो पाएगी, उसका गलत इस्तेमाल रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अभी इस टाइम जो है सारे देश का एक साथ आना यह संभव नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में जब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से और होने लगे तो यहाँ पर बहुत सारे देश मिल करके इसको विनियमित करने के लिए एक साझा कानून बनाएं। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी हैज़ नॉट श्रंक और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एसबीआई के द्वारा जो एक शोध किया गया है, जो अध्ययन किया गया है, उसको लेकर के चर्चा किया गया है
और यहाँ पर जो एसबीआई के द्वारा अध्ययन किया गया है उसमें ये दावा किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो औपचारिकता है वह बढ़ी है। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में औपचारिकता बढ़ने का जो दावा किया गया है एसबीआई के द्वारा वह निराधार है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2021 में अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था में 15 से 20% की थी, जबकि 2018 में यह 52.4% पर था। तो यहाँ पर एसबीआई का ये कहना है कि 2018 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें जो अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सेदारी थी वह लगभग आधे के समान थी, लेकिन 2021 आते आते यह जो हिस्सेदारी है वह 15 से 20% ही रह गया है। लगभग यहाँ पर 30% की कमी आई है और एक बहुत बड़ा जो अनौपचारिक क्षेत्र था वह औपचारिक क्षेत्र में तब्दील हो गया है। और इसी को लेकर के यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो भारत एक बहुत ही चमत्कारी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े देश, चाहे वो लैटिन अमेरिका के देश हों, चाहे वो आसियान के देश हों, चाहे वह उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, वह इतनी जल्दी जो है इतना परिवर्तन नहीं कर पाई हैं। यहाँ पर जो दो जानकारियां दी गई हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के श्रम सांख्यिकी विदों का जो 15वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें घरेलू उद्यमों को अनौपचारिक उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यानी कि वैसे उद्योग जो घरों में चलाए जाते हैं या फिर घरों के लोगों के द्वारा उन्हें कंट्रोल किया जाता है, वैसे उद्यमों को हम अनौपचारिक उद्यम मानेंगे। उसी तरीके से इनका जो 17वां सम्मेलन हुआ था 2003 में, वहां पर अनौपचारिक श्रमिक को लेकर के परिभाषा तय की गई थी और कहा गया था कि वैसे श्रमिक जिनके पास कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है उन्हें हम अनौपचारिक श्रमिक मानेंगे। और अगर इन दोनों डेफिनेशन के आधार पर देखा जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो अनौपचारिकता का जो स्तर है वह 80 से 91% है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम घरेलू उद्यमों को ध्यान में रखें तो यहाँ पर 80% तक जो उद्योग हैं वह अनौपचारिक क्षेत्र के हैं। और अगर हम श्रमिकों की बात करें तो 91% श्रमिक जो है भारत में वह अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। यहाँ पर यह भी साफ किया गया है कि अनौपचारिक श्रमिकों की जो संख्या है, जो प्रतिशत है, वो ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे औपचारिक उद्यमों में भी जो श्रमिक है वह अनौपचारिक श्रमिक के तौर पर काम करते हैं, यानी कि उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा का वादा नहीं किया जाता और इसीलिए अनौपचारिक श्रमिकों की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर समझाने का ये प्रयास किया गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो अनौपचारिकता है, यानी कि उद्यमों में जो अनौपचारिकता है और श्रमिकों में जो अनौपचारिकता है, उसका जो प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा है और एकदम से इसमें कमी का दावा करना एसबीआई के द्वारा गलत है। यहाँ पर इसको समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। यहाँ पर कहा गया है कि एसबीआई ने औपचारिकता को बताने के लिए जो है भारत में डिजिटलीकरण, जीएसटी में पंजीकरण, कैशलेस भुगतान का उपयोग किया है, जिसका उपयोग किसी भी देश के द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हमारे देश में कैशलेस भुगतान बढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं वह औपचारिक हो गए हैं या फिर उनकी संख्या में कमी आई है। यहाँ पर एक डेटा दिया गया है जो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कहा गया है कि कृषि में काम करने वाले श्रमिकों की जो हिस्सेदारी है वह 2018-19 और 19-20 में काफी तेजी से बढ़ी है। और आप सभी जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो काम करने वाले श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वह अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर माने जाते हैं। तो यहाँ पर यह कहना कि अनौपचारिक श्रमिकों की जो संख्या है उसमें कमी आया है वह सरासर गलत है। यहाँ पर आंकड़ों से भी इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि 2018-19 और 2019-20 के बीच जो कृषि में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी जो संख्या है वह 200 मिलियन से बढ़कर के 232 मिलियन हो गई है। और जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लगा उससे भी ये बताया जा सकता है कि भारत में जो अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर डेटा देकर के भी ये समझाने का प्रयास किया गया है कि एसबीआई का ये जो कहना है कि हमारे अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक उद्यम और अनौपचारिक श्रमिकों की संख्या में कमी आई है, वह कहना गलत है।
यहाँ पर एक और बात की चर्चा की गई है। यहाँ पर जो ई श्रम पोर्टल है उसका भी चर्चा किया गया है और कहा गया है कि एसबीआई का कहना है कि ई श्रम पोर्टल में लगभग 9.9 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर यानी कि अनौपचारिक श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कराया है, जिसे यह पता चलता है कि यहाँ पर वो जो मजदूर हैं वह अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो गए यानी कि औपचारिक बन गए हैं। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये नहीं है कि श्रमिकों को जो है कोई सोशल सिक्योरिटी मिल गया हो, उन्हें पीएफ की योजना मिल गई हो, उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ई श्रम पोर्टल शुरू करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि सरकार के पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों का डेटा हो और यहाँ पर जिस तरीके से सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो भी श्रमिक ई श्रम पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा उन्हें जो है एक्सीडेंट इंश्योरेंस से जोड़ दिया जाएगा, उसका मतलब ये नहीं है कि वे जो श्रमिक हैं वह अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं यानी कि अनौपचारिक श्रमिक से औपचारिक श्रमिक बन गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है अफगानिस्तान द राइज ऑफ ए नार्को टेररिस्ट स्टेट, और ये टॉपिक जिस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से अफगानिस्तान में नशीले पदार्थों का तस्करी बढ़ा है, उनके उत्पादन में वृद्धि हुई है, उससे भारत की ये चिंता कि अगर अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार का गठन नहीं किया गया तो उससे वहां से जो टेरर फंडिंग होती है, नशीले पदार्थों का जो तस्करी किया जाता है, ऐसी समस्याएं वहां पर उत्पन्न होगी, वह सच साबित हो रहा है। और यहाँ पर आसपास के जितने भी देश हैं उनके लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। यहाँ पर कहा गया है कि ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र जो कार्यालय है यानी कि UNODC, उसका रिपोर्ट यह कहता है कि अफगानिस्तान में अफीम का जो उत्पादन है वह लगातार 5वें वर्ष 6000 टन को पार कर गया है। और जिस तरीके से गुजरात में हेरोइन की भारी बरामदगी हुई है, जिस तरीके से आप जानते हैं कि सितंबर में वहां पर 3000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ा गया था और अक्टूबर में 120 किलोग्राम हेरोइन पकड़ा गया, उससे यह समझ में आता है कि काबुल में जो चुनी हुई सरकार थी उसके पतन के बाद तालिबान के वहां आने के बाद जो है मादक पदार्थों की तस्करी में इजाफा हुआ है और एक तरीके से भारत की सुरक्षा के लिए यह सही नहीं है। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से तालिबान के वहां पर आने के बाद से जो मादक पदार्थों की तस्करी है वह इस क्षेत्र के देशों में बढ़ गई है और वहां पर जो अफीम का उत्पादन है और बाकी जो मादक पदार्थ है उनका जो उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। आप सभी जानते हैं कि तालिबान जो है पैसे के लिए मादक पदार्थों की तस्करी पर निर्भर है और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के द्वारा यह रिपोर्ट दिया गया है कि ड्रग व्यापार से 2018-19 के बीच $400 मिलियन से ज़्यादा की कमाई हुई और यहाँ पर ये जो कमाई है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसे कि तालिबान के आने के बाद और बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर मई 2021 में अफगानिस्तान पुनर्निर्माण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जो विशेष महानिरीक्षक हैं उनकी भी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि तालिबान जो है अपने वार्षिक राजस्व का 60% तक अवैध नशीले पदार्थों से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर तालिबान जो है पैसे के लिए मादक पदार्थों पर निर्भर है, उसकी तस्करी करता है और इसे वह किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहता। आप सभी जानते हैं कि इस तस्करी से जो पैसे आते हैं उससे बहुत सारे आतंकवादी संगठन को पैसा दिया जाता है और ये भी भारत के लिए बहुत ही खतरे की बात है, क्योंकि भारत में जो सक्रिय आतंकवादी समूह हैं उन्होंने अपना कैंप फिर से अफगानिस्तान में शुरू कर लिया है और यहाँ पर अगर उन्हें फंडिंग की जाती है तो यह भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए फिर से अपने पांव पसारेंगे और यह भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए कहीं से भी सही नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरीके से तालिबान के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे आसपास के देशों के साथ साथ पूरी दुनिया को खतरा उत्पन्न हो गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने तालिबान को एक तरीके से खुली छूट दे रखी है अफगानिस्तान में तबाही मचाने की, उसका फायदा जो है अब तालिबान ने उठाना शुरू कर दिया है, जिसका असर भारत पर बहुत ही बुरा पड़ने वाला है।
आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 15वें वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसित स्वास्थ्य आवंटन स्थानीय सरकारों के स्तर पर प्राथमिक देखभाल को कैसे अच्छा कर सकता है, चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर हमने खुल करके चर्चा की है। और जब आप इसके उत्तर को लिखेंगे तो यहां पर आप बताएंगे कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कितना आवंटन किया गया है, आप उसका जो आवंटन है उस पर चर्चा करेंगे। और मुख्य भाग में आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस आवंटन से किस तरीके से पंचायतों को, नगर निगमों को फायदा होने वाला है। और यहां पर सबसे अंतिम में आप उन कदमों की चर्चा करेंगे जिससे कि इस राशि का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पंचायतों और नगर निगमों के अंदर आते हैं उनमें जो कमियां हैं उसे कैसे हटाया जा सकता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकारों द्वारा धमकियों के सामने झुककर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन एक दुर्भाग्यपूर्ण मानदंड बन गया है, चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जब आप इसके उत्तर को लिखेंगे तो देश में हाल में हुई जो घटनाएं हैं इस तरह की उसका आप उल्लेख कर सकते हैं। और यहां पर जो मुख्य भाग है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर आप हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के जो अनुच्छेद हैं उनका चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और यहाँ पर उन निर्णयों का आप इस्तेमाल करते हुए समझाने का प्रयास करें किस तरीके से सरकारों को जो है इन संगठनों के सामने नहीं झुकना चाहिए, बल्कि लोगों के अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसे सुरक्षित रखने का काम करना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लिखने का प्रयास करें आप लोग। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।